Hello guys, welcome to my channel Keys to Success. Today I am going to start Financial Management CA Inter पेपर 8। इसके दो पार्ट है, दो सेक्शन है। सेक्शन ए जो फिनेंशियल मैनेजमेंट से डील करता है और सेक्शन बी जो इकोनॉमिक्स फॉर फिनेंस से डील करता है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सेक्शन ए फिनेंशियल मैनेजमेंट से जो सेक्शन डील करता है। इसमें भी सबसे पहले हम करेंगे चैप्टर 6 लीवरेजेस का चैप्टर। पूरे चैप्टर का नाम है फिनेंसिंग डिसीजंस लीवरेजेस। बहुत सिंपल चैप्टर है, इसीलिए मैं इस चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ। यही रीज़न है कि मैं इस चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत सिंपल चैप्टर है। पहले प्रैक्टिकल सम्स पे जाने, मेरा ऑब्जेक्टिव यही होगा कि मैं बुक से जितने भी इलस्ट्रेशन है उसे कवर करूँ। प्रैक्टिकल सम्स पे जाने से पहले कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट 2-3 लेक्चर्स में हम लोग पहले यही देखेंगे कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है इस चैप्टर के, लीवरेजेस के। लेट्स स्टार्ट। जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है वो है इनकम स्टेटमेंट। सॉरी फॉर द पिक, ये पिक बहुत ब्राइट आ रही होगी, पिक बहुत गलत क्लिक हुई है इसीलिए, बट यू हैव टू मैनेज। कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो है वो है इनकम स्टेटमेंट। ये चीज़ बुक में दी हुई है, मैं बाद में दिखा दूंगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते टाइम सबसे पहले सबसे ऊपर सेल्स लिखते हैं। सेल्स में से डिडक्ट होता है, लेस होता है वेरिएबल कॉस्ट। आपको भी पता होगा, जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले सेल्स लिखते हैं, क्रेडिट साइड में सबसे पहले सेल्स लिखते हैं। यहाँ इनकम स्टेटमेंट भी सबसे पहले सेल्स लिखा जाता है, उससे डिडक्ट होता है वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे कंट्रीब्यूशन कहते हैं। ऑफ कोर्स सेल्स ज़्यादा होगा वेरिएबल कॉस्ट से, इस दोनों का जो डिफरेंस है उसे कंट्रीब्यूशन कहते हैं। अब इसे कंट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं, इस पर भी एक बहुत बड़ी डिस्कशन है, इसका अच्छा खासा लॉजिक है, इस पर बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले एक बार इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट को देख लेते हैं। कंट्रीब्यूशन को आने के बाद इससे डिडक्ट किया जाता है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट डिडक्ट करने के बाद जो आता है उसे कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर ईबीआईटी। अब ईबीआईटी का फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया, उसके बाद हम लोग उसमें से इंटरेस्ट डिडक्ट करते हैं। इंटरेस्ट मतलब डिवेंचर पे कोई इंटरेस्ट हो या फिर कोई बोरोइंग्स हो उस पर कोई इंटरेस्ट हो, वो डिडक्ट करते हैं ईबीआईटी से। जो आता है उसके बाद उसे कहते हैं ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स मतलब टैक्स से पहले वाली इनकम। अब इसमें से टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स जो भी होगा उससे परसेंटेज में दिया रहेगा तो उससे माइनस कर देंगे। परसेंटेज किसका निकलेगा, इसी का, ईबीटी का। फिर टैक्स माइनस करने के बाद जो आता है उसे कहते हैं ईएटी, ईट, ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर प्रेफरेंस शेयर है तो उसके प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, उस प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर देते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स में से। इसे माइनस करने के बाद आता है अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर के पास कितनी अर्निंग है। और मतलब ईपीएस निकालने के लिए आप लोग जानते होंगे कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से इस अमाउंट को डिवाइड करना है तो ईपीएस निकल जाएगा। तो ये हो गई इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। सेकेंड कॉन्सेप्ट देखते हैं, जो यहाँ पे हम लोगों ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो देखा था ईबीआईटी, उसके बारे में देखते हैं ये क्या होता है। इट मीन्स द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बिजनेस ड्यू टू द रीजन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। मतलब बिजनेस के कारण होने वाले कोई एक्सपेंस है उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। मतलब बिजनेस रिलेटेड प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही होता है। मतलब जो ये सेल्स में से जो डिडक्ट होता है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को डिडक्ट करने के बाद आता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन से डिडक्ट होता है फिक्स्ड कॉस्ट, और ये जो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यही बिजनेस प्रॉफिट है रियल मायने में। इट मीन्स द प्रॉफिट ऑब्टेन फ्रॉम द बिजनेस ड्यू टू द रीजन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। इसके बाद देखिए, आप जहाँ भी देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया ईबीआईटी। ईबीआईटी ये बिजनेस रिलेटेड प्रॉफिट होता है, बाकी जो भी है वो बिजनेस प्रॉफिट नहीं होता है या बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं होता है। जैसे मान लो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हम लोगों ने कहीं से बोरो किया, अगर हम लोग बोरो नहीं करते तो इंटरेस्ट का खर्चा नहीं आता। मतलब डिवेंचर होल्डर या फिर किसी ने पैसा लगाया बिजनेस में,
तो वो अपना इंटरेस्ट चाहता है उससे। ये बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है, वो उसने जो कैपिटल लगाया, बोरोइंग्स लगाया, उसके ऊपर उसका प्रॉफिट हो गया ये इंटरेस्ट। उसी तरह जो ये प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने पैसा लगाया बिजनेस में, इसीलिए उसे प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता है। टैक्स एक गवर्नमेंट का होता है, इसे अलग एंगल से सोचना पड़ता है, लेकिन आप यकीन मानिए ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यही बिजनेस रिलेटेड प्रॉफिट है। इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इट मीन्स द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बिजनेस ड्यू टू द रीजन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। सो ये होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट या EBIT। थर्ड कॉन्सेप्ट है लीवरेज। मतलब इस चैप्टर के इस चैप्टर में जिस चीज़ की बात करने जा रहे हैं वो यही है, लीवरेज। अब ये लीवरेज होता क्या है? इट मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स, जैसे कि सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, EBIT, EBT, EPS। मतलब यहाँ पे जितने भी चीज़ें ना, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, EBIT, EBT, EAT, EPS, जो भी है, इन सब के बीच में रिलेशनशिप, इसी को कहते हैं लीवरेज। अब इसे प्रैक्टिकल ढंग से तो आगे समझेंगे, बस इतना समझ लो, इन सब के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसे ही कहते हैं लीवरेज। अब लीवरेज तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है ऑपरेटिंग लीवरेज, दूसरा होता है फाइनेंशियल लीवरेज और तीसरा होता है कॉम्बाइंड लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है? दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप अराइजेज ड्यू टू द रीजन ऑफ बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। मतलब इस टाइप का लीवरेज तब अराइज होता है जब बिजनेस रिलेटेड लीवरेज के बारे में हम लोग बात करते हैं, बिजनेस रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, EBIT। ये बिजनेस रिलेटेड है। मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिजनेस रिलेटेड होता है यहाँ तक, इसके बाद वाला कोई चीज़ बिजनेस रिलेटेड नहीं होता है। फाइनेंस रिलेटेड होता है लेकिन बिजनेस रिलेटेड नहीं होता है। तो यहाँ से यहाँ तक, EBIT तक, इनके बीच में जो किसी दो वेरिएबल्स के बीच में अगर रिलेशनशिप पता करना हो तो उसे क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग लीवरेज। दूसरा होता है फाइनेंशियल लीवरेज। मतलब इसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं, EBT, EAT, EPS, इन सब के बीच में रिलेशनशिप पता करना हो तो उसे कहते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। देखते हैं डेफिनेशन। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप अराइजेज ड्यू टू द रीजन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। थर्ड है कॉम्बाइंड लीवरेज। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप अराइजेज ड्यू टू द रीजन ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। मतलब इन सब के बीच में किसी दो वेरिएबल्स को उठा लेंगे, उनके बीच में अगर रिलेशनशिप देखना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा कॉम्बाइंड लीवरेज, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हो गया ऑपरेटिंग लीवरेज, यहाँ से यहाँ तक हो गया फिनेंशियल लीवरेज। और अगर मान लो हम लोगों ने सेल्स और EPS के बीच में रिलेशनशिप पता किया तो वो निकलेगा कैसे? कॉम्बाइंड लीवरेज से। नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बाइंड, तो ये होता है कॉम्बाइंड लीवरेज। तो हम लोगों ने यहाँ पे चार कॉन्सेप्ट्स देखे हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट था इनकम स्टेटमेंट का, जिसमें हम लोगों ने देखा सबसे पहले लिखा जाता है सेल्स, उसमें से डिडक्ट किया जाता है वेरिएबल कॉस्ट, आता है कंट्रीब्यूशन, उसमें से लेस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और EBIT, उसमें से लेस करते हैं इंटरेस्ट, आता है EBT, उसमें से लेस करते हैं टैक्स, आता है EAT, उसमें से लेस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, आता है अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर। सेकेंड कॉन्सेप्ट था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वो क्या होता है? इट मीन्स द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बिजनेस ड्यू टू द रीजन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। थर्ड कॉन्सेप्ट था लीवरेज का। फोर्थ कॉन्सेप्ट था कितने टाइप्स के लीवरेज होते हैं। तो एक टाइप का लीवरेज मैं बात करने जा रहा हूँ आज, इसके बारे में डिस्कस करूँगा, ऑपरेटिंग लीवरेज के बारे में। बाकी जो दो लीवरेज हैं, फाइनेंशियल और कंबाइंड, इनके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूँगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट नंबर 5, ऑपरेटिंग लीवरेज। इसका जो फॉर्मूला होता है DOL, ये शॉर्ट फॉर्म है। DOL का फुल फॉर्म होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। DOL डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, OL ऑपरेटिंग, L से लीवरेज। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये है DOL डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ऑपरेटिंग लीवरेज निकालिए, तो ऐसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन EBIT बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? Objective: with the help of this leverage, we come to know the percentage change in EBIT due to the reason of 1% change in sales। मतलब इस लीवरेज की मदद से हम लोग ये जान सकते हैं कि 1% का अगर सेल्स में चेंज होता है, 1% चेंज इन सेल्स, तो उससे EBIT में कितना परसेंटेज सेल चेंज आएगा। मतलब आपके पास एक इंफॉर्मेशन है कि
सेल्स में 1% का चेंज हुआ तो उससे ईबीआईटी में कितना परसेंटेज का चेंज आएगा, हमें ये निकालना है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी तो ये बहुत हेल्पफुल होती है बिजनेस से कि अब कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट हटा लेना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ये 4 कॉलम हैं, 5 कॉलम हैं। पार्टिकुलर्स, प्रेजेंट, प्रपोज्ड, अमाउंट, परसेंटेज। पार्टिकुलर्स में लिखेंगे प्रेजेंट में प्रेजेंट का क्या है, प्रपोज में आगे क्या होने वाला है, अमाउंट मतलब चेंज, परसेंटेज में परसेंटेज चेंज। सबसे पहले यूनिट सोल्ड, कितना यूनिट सोल्ड हुआ, 10,000 यूनिट सोल्ड हुआ। प्रपोज्ड है कि 15,000 यूनिट अगले साल सोल्ड हो जाएगा। सेल कितना हुआ, ₹10 पर यूनिट, मतलब ये सेल प्राइस है ₹10 पर यूनिट। तो टोटल सेल कितना हो गया, 10,000 इंटू 10, 1 लाख। और वही प्रपोज कितना हो जाएगा, 15,000 इंटू 10, 1,50,000, मतलब ये प्रपोज है अगले साल इतना सेल होगा। तो डिफरेंस कितना है, मतलब 50,000 अगले साल ज़्यादा सेल होगा। तो परसेंटेज चेंज कितना हो गया, 50% अगले साल ज़्यादा सेल हो जाएगा। नाउ इसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट मान लेते हैं ₹4 पर यूनिट, एजम्पशन ही है। 10,000 इंटू 4, 40,000 वेरिएबल कॉस्ट। वही प्रपोज कितना हो जाएगा, 15,000 इंटू 4, 60,000 वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, मतलब चेंज बता रहा हूँ, चेंज अमाउंट कितना बढ़ कितना जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट 20,000। सेल बढ़ा 50,000, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ गया 20,000। सेल बढ़ा 50%, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ गया 50%। तो ये तो कोई रिलेशनशिप हुआ नहीं, सेल भी 50%, ये भी 50%। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट सेम परसेंटेज से इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट भी तो प्रोपोर्शनल कॉस्ट ही होता है। अब आगे देखते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आता है कंट्रीब्यूशन। तो प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन है 60,000, प्रपोज्ड है 90,000 हो जाएगा। और डिफरेंस कितना आया, 30,000, ये भी 50%। तो ये कोई रिलेशनशिप हुआ नहीं, 1:1 का रेशियो चल रहा है। अब आएगा रिलेशनशिप, जब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट मान लेते हैं 20,000, एजम्पशन ही है ये भी, कुछ भी मान सकते थे। 60,000 माइनस 20,000, 40,000 आ गया हम लोग का बिजनेस प्रॉफिट, ईबीआईटी। ओके, ये ईबीआईटी है। प्रपोज्ड कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन था 90,000 और फिक्स्ड कॉस्ट वही 20,000। फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड होता है, इसीलिए ये तो बढ़ना ही नहीं है, इसमें प्रोपोर्शनेटली भी नहीं बढ़ना है, तो ये 20,000 ही रहेगा। मान सकते हैं कि अगले साल फिक्स्ड कॉस्ट ऐसे बढ़ सकता है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसे दिया नहीं रहता है। अगर दिया रहता है तभी हम लोग बढ़ाएंगे, वरना दिया नहीं रहता है। और जब दिया नहीं रहेगा तो हम लोग वही फिक्स कॉस्ट लेंगे जो पिछले साल था, इसीलिए यहाँ भी 20,000। चेंज कितना, कुछ नहीं, फिक्स कॉस्ट चेंज ही नहीं हुआ तो इसीलिए नो चेंज। परसेंटेज चेंज भी कुछ नहीं होगा। अब ईबीआईटी कितना आया, प्रेजेंट 40,000, प्रपोज्ड 70,000, बढ़ा कितना 30%। कंट्रीब्यूशन में भी यहाँ 30% बढ़ा था, लेकिन वो 50% चेंज था। वहीं यहाँ पे जो ईवीआईटी है यहाँ भी 30% बढ़ा, लेकिन ये 75% चेंज है। तो डीओएल कैसे निकलेगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, ये निकलता है। इसका फॉर्मूला पता है, परसेंटेज चेंज इन ईवीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो परसेंटेज चेंज इन ईवीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल, इसीलिए यहाँ पे परसेंटेज चेंज का कॉलम बनाया है, परसेंटेज चेंज इन ईवीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। तो ये रहा परसेंटेज चेंज इन ईवीआईटी 75%, और परसेंटेज चेंज इन सेल्स ये रहा परसेंटेज चेंज इन सेल्स 50%। ओके, 75% डिवाइडेड बाय 50%, 1.5, यही हुआ DOL। अब इसका मतलब भी समझ लेते हैं। कंक्लूज़न यहाँ से क्या निकला, यहाँ से कंक्लूज़न निकला है DOL of 1.5 as computed above implies that 1% increase in sales will produce 1.5% increase in EBIT. It also means that 1% decrease in sales will produce 1.5% decrease in EBIT. इसका मतलब ये हुआ, ये जो 1.5 दिया है DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, इसका मतलब ये हुआ अगर सेल्स में 1% का चेंज होता है तो EBIT जो है, बिजनेस प्रॉफिट है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो कितना परसेंटेज चेंज हो जाएगा, 1.5%। मतलब अगर सेल्स में 1% का चेंज हुआ तो DOL में 1.5%, सॉरी EBIT में 1.5% का चेंज आ जाएगा। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स में कितना परसेंट, 50% का चेंज हुआ है। तो
जो ये EBIT है इसमें 75% का चेंज हो गया, मतलब 1.5 टाइम्स। मतलब DOL का मतलब होता है टाइम्स, इतना टाइम्स चेंज हो जाएगा जिसके रिस्पेक्ट में बात कही जा रही है। यहाँ पे सेल्स और EBIT का रिलेशनशिप बताया गया, तो मतलब सेल्स में 1% का चेंज हुआ तो EBIT में 1.5 टाइम्स हो जाएगा सेल्स का चेंज। अब इसमें नोट एक चीज़ करना है, इट इज़ टू बी नोटेड दैट फिक्स्ड कॉस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। इफ़ देयर इज़ नो फिक्स्ड कॉस्ट द ऑपरेटिंग लीवरेज विल बी 1। सॉरी, मैंने अभी यहाँ पे 0 लिखा था लेकिन ये 1 होगा। ओके, इट इज़ टू बी नोटेड दैट फिक्स्ड कॉस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज के एग्जिस्टेंस के लिए फिक्स्ड कॉस्ट रिस्पॉन्सिबल है। हम लोगों ने यहाँ पे देखा ये तीनों रिलेशनशिप 50%, 50%, 50% आया। अगर 50/50 होता तो रिलेशनशिप 1 आता, तो कोई मतलब ही नहीं है। 1% इधर भी चेंज, 1% उधर भी चेंज, ये कोई रिलेशनशिप नहीं हुआ। यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट माइनस होने के बाद 75% EBIT जो आ रहा है, 75%/50%, यहाँ से 1.5 आया। इसीलिए कहा गया अगर फिक्स्ड कॉस्ट ही रिस्पॉन्सिबल है ऑपरेटिंग लीवरेज के एग्जिस्टेंस के लिए, अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगा तो ऑपरेटिंग लीवरेज 0 नहीं होगा, 1 होगा। कैसे? क्योंकि अगर 50% ऊपर भी रहता नीचे भी रहता, 50/50 0 नहीं होता है, 1 होता है, इसीलिए ऑपरेटिंग लीवरेज 1 होता है। अब इसको निकालने का एक अल्टरनेटिव फार्मूला है। अल्टरनेटिव फार्मूला ही सबसे ज़्यादा चलता है। अल्टरनेटिव फार्मूला देखते हैं क्या है। DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन बाय एग्जिस्टिंग EBIT। मतलब एग्जिस्टिंग टर्म इम्प्लाइड होता है, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT इसका फॉर्मूला है, और यही सबसे ज़्यादा चलता है क्योंकि यही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन कितना है, 60,000। एग्जिस्टिंग EBIT कितना है, 40,000। मतलब 60,000/40,000, इसको भी डिवाइड करेंगे तो 1.5 ही आएगा। तो ये अल्टरनेटिव फार्मूला है, और ये भी फार्मूला याद रखना पड़ेगा, दोनों ही फार्मूला याद रखना पड़ेगा। परसेंटेज चेंज इन EBIT बाय सेल, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। तो देखिए, ऑपरेटिंग लीवरेज की बात चल रही है, मतलब बिजनेस रिलेटेड चीज़ की। तो यहाँ पे जो इनकम स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा था, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, ये सीधा है, फिक्स कॉस्ट के कारण बढ़ता है, तो ये कंट्रीब्यूशन बाय EBIT ऑपरेटिंग लीवरेज का सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, ये अल्टरनेटिव फार्मूला। कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के कारण बढ़ता है, इसीलिए यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, ये फार्मूला है DOL का। बाकी दो चीज़ जो है, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज, इसके बारे में नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे। सो थैंक यू।